हेलो दोस्तों, रोशनी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। कल की वीडियो में हमने देखा था एनसीईआरटी 2020। आज उसके आगे से देखेंगे। सभी स्कूलों को डिजिटल कर दिया जाएगा और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए उसे मुख्य पाठ्यक्रम में रखा गया है। एनसीईआरटी स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार करेगी। अब पुराने 10+2 की जगह 5+3+3+4 पैटर्न को अपनाया जाएगा। स्रोत में देखेंगे, प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत जो होता है सोर्स, ऐसी वस्तुएं, स्थान आदि जो ज्ञान को वास्तविक आधार प्रदान करने में मुख्य भूमिका निभाती है उसे स्रोत कहते हैं। ऐसी वस्तुएं जो ज्ञान को वास्तविक आधार प्रदान करने में मुख्य भूमिका निभाती है उसे स्रोत कहते हैं। स्रोत की उपयोगिता या महत्व। शिक्षा प्रक्रिया में प्रत्याश अनुभव का न अत्यधिक महत्व है। स्रोत का प्रत्यम प्रयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक सरल एवं रुचिकर बना देता है। किसी अन्य व्यक्ति या पुस्तक के द्वारा बताए गए अनुभवों की अपेक्षा स्वयं प्राप्त किया गया अनुभव अधिक लाभप्रद एवं महत्वपूर्ण होता है। स्रोत के प्रकार में देखेंगे, प्राथमिक स्रोत, ऐसे स्रोत जो अपने मूल रूप में पाए जाते हैं उन्हें प्राथमिक या मूल स्रोत कहते हैं। प्राथमिक स्रोत के प्रकारों में है भौतिक स्रोत, मौखिक स्रोत और लिखित स्रोत। भौतिक में जैसे जिसे हम छू सके उसे भौतिक कहते हैं, जैसे अस्त्र, शस्त्र, मूर्ति, स्तंभ आदि, ये सब भौतिक स्रोत हैं। और मौखिक में जैसे कहानियाँ, परंपराएं, साक्षात्कार, ये सब जो है वो मौखिक स्रोत हैं, सिर्फ हम इन्हें सुन सकते हैं मुंह से। लिखित स्रोत, प्राचीन ग्रंथ, डायरियाँ, पांडुलिपियाँ, सरकारी दस्तावेज, ये सब लिखित स्रोत होते हैं। द्वितीयक स्रोत में देखेंगे, ऐसे सभी स्रोत जो प्राथमिक स्रोतों की व्याख्या व विश्लेषण करते हैं वो द्वितीयक स्रोत कहलाते हैं। द्वितीयक स्रोत प्राथमिक स्रोतों का विवरण देते हैं, जैसे पाठ्य पुस्तकें और समाचार पत्र। जैसे कोई भी घटना होता है तो वो प्राथमिक स्रोत होता है, वो हम उसे जाकर स्वयं देखते हैं तो वो प्राथमिक स्रोत रहता है। जब हम किसी के माध्यम से टेलीविजन समाचार या किसी के माध्यम से देखते हैं, सुनते हैं या हमें मिलता है तो वो द्वितीयक स्रोत कहलाता है। नेक्स्ट हेडिंग है पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक एवं पाठ्य योजना। सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम वह मार्ग है जिसका अनुसरण करके विद्यार्थी शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करता है। शिक्षा प्रक्रिया के चरण, पूर्व सक्रिय चरण, शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण, शैक्षिक चरणों का निर्धारण और प्लानिंग, शिक्षण विधि पर विचार, लेसन प्लान। सक्रिय चरण में दूसरा है सक्रिय चरण, इसमें शिक्षण विधि का प्रयोग किया। और पास्ट सक्रिय चरण में देखिए लर्निंग आउटकम मतलब अधिगम प्रतिफल शिक्षक मूल्यांकन करेगा। सामाजिक विज्ञान की शिक्षण विधियां में पहला विधि है परियोजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड। इसमें प्रोजेक्ट में होता है कि करके सीखना, कौशल विकास और सामूहिक विधि। इसमें बालक के करके सीखने पर ज्यादा बल दिया जाता है। नेक्स्ट विधि है व्याख्यान या भाषण विधि। शिक्षण विधि के रूप में भाषण अथवा व्याख्यान विधि काफी पुरानी विधि है। इस विधि में अध्यापक द्वारा बच्चे को जो भी ज्ञान प्रदान किया जाता है उसका मुख्य स्रोत तथा केंद्र बिंदु स्वयं अध्यापक ही होता है। समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि से तात्पर्य शिक्षण की उस विधि से है जिसमें विद्यार्थी किसी चुनौतीपूर्ण समस्या के हल के लिए अपने पूर्व अनुभवों तथा वर्तमान में अपने द्वारा किए जाने वाले विशेष प्रयासों का सहारा लेकर समस्या का सर्वोत्तम हल ढूंढे। नेक्स्ट विधि है कहानी विधि। सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षण में कहानी कहने की विधि हर एक स्तर पर उपयोग हो सकती है। कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। क्षेत्र भ्रमण विधि। स्थानीय समाज अध्ययन के लिए क्षेत्र भ्रमण या पर्यटन
एक उपयुक्त विधि या साधन माना गया है। इसके द्वारा छात्र प्रत्यक्ष रूप से उस वातावरण की प्रत्येक बात का सूक्ष्म अति सूक्ष्म अध्ययन कर सकता है। संकल्पना ज्ञान, इसे संकल्पनाओं, सिद्धांतों और वाद के ज्ञान के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो छात्र पठन, लेखन और अनुभव से कक्षा में सीखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है मानसिक उद्वेलन, ब्रेनस्टॉर्मिंग। मानसिक उद्वेलन विद्यार्थी की किसी विषय पर विचारों को विस्तृत करने में मददगार होती है। अगली हेडिंग है सामाजिक विज्ञान की पुस्तक की विशेषताएं। सामाजिक विज्ञान की पुस्तक की विशेषताएं कैसी होनी चाहिए? तो विशेषताओं में बालक केंद्रित होनी चाहिए, मतलब बाल केंद्रित होनी चाहिए, शिक्षक केंद्रित नहीं। प्रामाणिक होना चाहिए, मतलब जो भी बुक हो वह ऑथेंटिक होनी चाहिए। वास्तविक होना चाहिए, उसमें जो भी पाठ हो, कहानियाँ हो, जो कुछ भी हो, सब वास्तविक जीवन से जुड़ी होनी चाहिए। चित्रात्मक कहानी एवं किस्से पर आधारित होनी चाहिए। उपयोगी हो, जो भी पाठ्यक्रम हो वो बालक के भविष्य में जीवन में उपयोगी हो, न कि अनुपयोगी। भाषा सरल होनी चाहिए। लैंगिक समानता को दिखाता हो, मतलब वहाँ पे महिला पुरुष इस तरह की कोई भावना ना हो, लैंगिक समानता को दिखाया गया हो, न कि असमानताओं को। पाठ्य पुस्तक में चित्रों की भूमिका उत्सुकता उत्पन्न करने में सहायक होती है, अनुमान लगाने में सहायक होती है, अवधारणाओं को समझने में सहायक होती है। पाठ्य पुस्तक में चित्र जो होते हैं। कक्षा कक्ष की गतिविधियाँ, कक्षा कक्ष की गतिविधियाँ कैसी होनी चाहिए? तो वाद विवाद में देखेंगे, इस गतिविधि के माध्यम से छात्रों में तर्क शक्ति बढ़ती है और विषयों तथ्यों को तर्क की कसौटी पर परखने का कौशल बढ़ता है। निदर्शन, इस गतिविधि के द्वारा अध्यापक प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा संश्लेषण के आदर्श रूप छात्रों की समझ प्रस्तुत करते हैं। ऐसा करते समय छात्र की भूमिका सूचना और कौशल के प्रेक्षक तथा अभिलेख की होती है। प्रश्न पूछना, नेक्स्ट है प्रश्न पूछना। छात्रों से प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं ताकि अध्यापक को मालूम हो सके कि छात्रों ने अध्याय को कितनी अच्छी तरह से समझाया है और पढ़ाया है, जो बालक कितना समझ पाया है। कालक्रम उपागम, नेक्स्ट हेडिंग है कालक्रम उपागम। ऐतिहासिक घटनाओं को समय स्थान के परिप्रेक्ष्य तथा संदर्भ में समझने को हम काल बोध या कालक्रम उपागम कहते हैं। नेक्स्ट है कालक्रम उपागम की विधियां। समय रेखा चार्ट, समय रेखा कालक्रम अनुभूति के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। इसमें अमूर्त प्रत्यय को बोधगम्य बनाने के लिए रेखा द्वारा छात्रों को प्रत्यक्षीकरण कराया जाता है। समय ग्राफ का प्रयोग विकास क्रम तुलनात्मक अध्ययन में अधिक प्रयुक्त होता है। मुगल तथा मराठा साम्राज्य के दो समान ग्राफ पर तुलनात्मक अध्ययन के लिए प्रदर्शित किया जा सकता है। नेक्स्ट है शिक्षण सामग्री। जो शिक्षण सामग्री होती है वह श्रव्य, दृश्य और श्रव्य दृश्य 3 प्रकार की होती है। तो श्रव्य में रेडियो, टेप रिकॉर्डर होता है। दृश्य में शामपट, नक्शा, ग्लोब, चार्ट आदि होते हैं। और श्रव्य दृश्य में टेलीविजन, ऑनलाइन क्लास आदि। श्रव्य मतलब जो सिर्फ सुनाई दे। रेडियो, टेप रिकॉर्डर में हमें सिर्फ सुनाई देता है। दृश्य मतलब जो दिखाई दे। श्यामपट में सिर्फ दिखाई देता है, श्यामपट बोलता नहीं है, नक्शा बोलता नहीं है, मतलब जहाँ सिर्फ दिखाई दे उसे दृश्य, जहाँ सिर्फ सुनाई दे वहाँ श्रव्य, जहाँ दिखाई और सुनाई दोनों दे। जैसे टेलीविजन में चित्र भी दिखाई देता है और वॉइस भी सुनाई देता है, तो इसे हम श्रव्य दृश्य बोलते हैं, ऑडियो विजुअल। आलोचनात्मक चिंतन की आवश्यकता। उच्च स्तरीय निर्णय लेने तथा समस्या समाधान की क्षमता के विकास में, वैज्ञानिक चिंतन तथा तार्किकता के विकास में, व्यक्तित्व के निर्माण तथा व्यक्तिगत विकास में, छात्रों में विवेचना, मूल्यांकन तथा विश्लेषण का कौशल विकसित करने में।
आलोचनात्मक चिंतन। इसका अर्थ होता है आलोचना के साथ चिंतन करना, अर्थात किसी भी विचार, अवधारणा, अर्थ आदि के पक्ष तथा विपक्ष पर विचार करना। आलोचनात्मक वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होती है।